हम लोग वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में बात कर रहे थे कि भारत ने जनवरी के लास्ट जनवरी में वैक्सीन मैत्री शुरू की थी, जिससे भारत दुनिया भर के जरूरतमंद देशों को वैक्सीन दे सके। और भारत इसलिए ऐसा कर पाया क्योंकि भारत तो कहते हैं फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। और भारत में जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये जो इंस्टीट्यूट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, सबसे बड़ी। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी है ये। और इसके पहले भी जब दुनिया भर में एड्स की बीमारी फैली या स्मॉल पॉक्स की बीमारी फैली या फिर रुबेला की बीमारी फैली, तो भी भारत ने दुनिया भर के देशों के लिए वैक्सीन बना के भेजी है। माना कि हम जब वैक्सीन बना के भेज रहे हैं तो हमें उसके बदले में पैसा मिलता है, लेकिन इतनी बड़ी प्रोडक्शन फैसिलिटी लगा के रखे हैं हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आधार पूनावाला की कंपनी है। ये जो व्यक्ति है, इसके पिताजी है साइरस पूनावाला, उन्होंने इस कंपनी को इस्टेब्लिश किया था। पहले ये लोगों का धंधा जो था, ये पूनावाला की फैमिली है, पूनावाला, ये लोग पारसी लोग हैं। और इन लोगों का पहले जो हॉर्स रेस होता है उसका धंधा था, व्यापार था, रेस में घोड़े दौड़ाते थे ये। बाद में इन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया। और जो साइरस पूनावाला है, अब तो ये व्यक्ति काफी बुढ़ा हो गया, साइरस पूनावाला ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। और ये कंपनी आपको कहाँ मिलेगी? पुणे में मिलेगी। पुणे में ये कंपनी आपको मिलेगी। अभी इसका बेटा है आधार पूनावाला, और जो इस कंपनी को चला रहा है। और आधार पूनावाला को कहा जाता है वैक्सीन किंग ऑफ द वर्ल्ड। वैक्सीन किंग ऑफ द वर्ल्ड इसके बेटे आधार पूनावाला को कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये उस कंपनी का सीईओ है जो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इसलिए आधार पूनावाला को वैक्सीन किंग ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। फिलहाल ये आधार पूनावाला अपनी फैमिली के साथ ब्रिटेन में रह रहे हैं, क्योंकि इनको 1-2 महीने पहले इन्होंने भारत सरकार से शिकायत की थी या अपनी बात रखी थी कि हमें हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट है, क्योंकि हर कोई वैक्सीन के लिए इनसे डिमांड कर रहा था और इनको ऐसा लगा कि भारत में हमारी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, इसलिए विद फैमिली ब्रिटेन चले गए। अभी फिलहाल ब्रिटेन में ही है। और जब इनसे पूछा कि भारत कब आएंगे, तो उन्होंने कहा जब मामला शांत हो जाएगा। अभी वैक्सीन की बड़ी मारामारी है और दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी फिलहाल मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही वैक्सीन की सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ है। इसलिए विद फैमिली फिलहाल ये ब्रिटेन में है। तो ये भी चर्चा का विषय था कि हम भारत में इतने बड़े वैक्सीन निर्माता कंपनी के सीईओ को सिक्योरिटी दे नहीं पा रहे। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी आई थी बीच में, 1 महीने पहले की न्यूज़ है। तो अभी तक हमने देखा कि हमारी जो वैक्सीन मैत्री चल रही है उसमें हमारी 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। इन दोनों वैक्सीन हमारे देश में बन रही हैं। इसमें कोविशील्ड जो है ये एस्ट्राजेनेका एक प्राइवेट कंपनी है यूएसए की, और यूके ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ। तो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर इस कोविशील्ड वैक्सीन को बनाया है। इसका पेटेंट इनके पास है और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ये ठेका मिला है कि आप यहाँ से वैक्सीन मैन्युफैक्चर करिए, वैक्सीन बना के दुनिया भर में बांटिए या दुनिया भर में बेचिए। सिंपल सी बात है, बेचिए, बांटना तो कुछ है ही नहीं है, प्राइवेट कंपनी है। दूसरी जो कोवैक्सीन है, ये भारत में बनी हुई वैक्सीन है। इसको भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर बनाया है। और इसको कुछ इनपुट यूरोप की एक कंपनी है, उसने इसमें इनपुट भी दिया है अपना। तो अभी हमारी वैक्सीन डिप्लोमेसी की जब भी बात आएगी तो आप कोविशील्ड और कोवैक्सीन का नाम लेंगे। फिलहाल हमारी वैक्सीन डिप्लोमेसी बंद है। जून 2021 में हमारी वैक्सीन डिप्लोमेसी बंद है, क्योंकि हमारे देश में खुद वैक्सीन की शॉर्टेज है। और इसी को लेकर बड़ा तू मैं भी हुआ था कि बीच में 1 महीने पहले केंद्र सरकार बोल रही थी कि भाई राज्य सरकार अपने स्तर पर वैक्सीन खरीदे अपने लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए। तो राज्य सरकार का कहना था कि भाई हम वैक्सीन खरीदेंगे तो हमारे पास इतना पैसा कहाँ है वैक्सीन खरीदने के लिए। और बीच में हमने देखा था कि एक ही वैक्सीन के 3 अलग अलग रेट थे। केंद्र सरकार को वैक्सीन अलग रेट में दे रहा था सीरम इंस्टीट्यूट, राज्य सरकार को वो वैक्सीन का रेट अलग था, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे उनको रेट अलग था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इन बिटवीन किया कि भाई एक ही वैक्सीन के 3 अलग अलग रेट क्यों है। तो भारत सरकार ने अभी 1 हफ्ते पहले मोदी जी ने घोषणा की कि भाई अब इस देश में सारी वैक्सीन हम खरीदेंगे, मतलब केंद्र सरकार खरीदेगा। और 18 से 44 वर्ष के जो आयु वर्ग का जो स्लॉट है, इसको भी वैक्सीन अब फ्री में लगाई जाएगी। तो ये भी कंट्रोवर्सी चल रही थी, क्योंकि केंद्र सरकार कह रहा था कि जो हेल्थ है, स्वास्थ्य, वो किसका विषय है, कोई मुझे बताएगा? हेल्थ जो है वो सेंट्रल लिस्ट में आता है कि स्टेट लिस्ट में आता है, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में आता है? स्टेट लिस्ट में। वेरी गुड। हेल्थ जो है वो स्वास्थ्य सूची का विषय है। तो केंद्र सरकार कह रही थी कि भैया हेल्थ स्वास्थ्य सूची का विषय है, और अगर राज्य को अपने लोगों को वैक्सीनेट करना है तो अपनी जेब से पैसा खर्च करे। तो राज्य केंद्र सरकार को कह रहा था कि साहब इस साल जो बजट आया था केंद्र सरकार का, तो केंद्र सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए का अलग से फंड बनाया था कि ये कोविड-19 की वैक्सीन के लिए फंड था। तो राज्य सरकार कह रहे थे
कि ये जो वैक्सीन के लिए फंड बनाया गया था, इसी फंड से हमको पैसा दे दो तो हम वैक्सीन खरीद लिए। तो केंद्र सरकार मना कर रही थी, देश में बड़ी दिक्कतें हुई थी, कई सारे वैक्सीन सेंटर बंद हो रहे थे। फिर सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा या हाई कोर्ट जो आई, ये एक्चुअल में किसका एग्जाम्पल है? हमने इस करंट अफेयर सीरीज में हमने पहला टॉपिक क्या पढ़ा था, कोई बताएगा मुझे? जुडिशियल एक्टिविज्म। वेरी गुड। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बीच बचाव किया और सरकार को, केंद्र सरकार को बोला कि एक ही देश में एक वैक्सीन की 3 अलग अलग रेट क्यों है? तुम केंद्र सरकार, तुम्हारे पास ज्यादा टैक्स आता है, तुम ऐसा गार्जियन काम करते हो, तो तुम संभालो। तो ये बेहतरीन एग्जाम्पल है जुडिशियल एक्टिविज्म का। कि अभी जो केंद्र सरकार मानी है मोदी जी का, शायद एक हफ्ते पहले उनका भाषण था कि उन्होंने कहा था कि 18 से 44 आयु वर्ग के जो भी देश में लोग हैं उनकी भी वैक्सीन केंद्र सरकार खरीदेगी और उसका पैसा भी वही वहन करेगी। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म का एक जीता जागता और करंट अफेयर्स में, करंट लाइंस में एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से ही केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो वैक्सीन को लेकर तनातनी थी कि कौन खरीदेगा, कितने में खरीदेगा, तो इसको दूर किया गया। और आम जनता जो मेन बेनिफिशियरी है, क्योंकि भाई अल्टीमेटली सरकार का काम क्या है? वेलफेयर करना, भलाई करना। सरकार बनाई किसने है? जो लोगों ने बनाई है। तो लोगों को आपको सुविधाएं देना है। इसलिए फिर अब जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से ही केंद्र सरकार मानी कि भाई हाँ, हम वैक्सीन खरीदेंगे। मतलब केंद्र सरकार सीधे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या भारत बायोटेक से वैक्सीन खरीदेगी, पैसा इनको देगी, क्योंकि ये सब प्राइवेट कंपनी है, पैसा इनको देगी और ये वैक्सीन वो राज्य सरकारों को देगी। और राज्य सरकार फिर अपने यहाँ 18 से 44 वाले जो स्लॉट के लोग हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगवाएगी। इसका क्या मतलब है? क्या 45 से ऊपर वालों की वैक्सीन फ्री में लग रही थी? हाँ, 45 से ऊपर वालों की जो वैक्सीन है वो फ्री में लग रही थी पहले से ही। लेकिन ये जो स्लॉट था इसके लिए ये था कि राज्य सरकार जेब से पैसा खर्च करे और खरीदे। तो जुडिशियल एक्टिविज्म का एक बेहतरीन एग्जाम्पल हमने देखा कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार हुई है कि हाँ, हम वैक्सीन प्रोक्योर करेंगे इनसे और लोगों को, यानी राज्य सरकारों को फ्री में वैक्सीन देंगे। ठीक है, ये इतनी बातें हो गई। अब सवाल है कि हमारे देश में हेल्थ बजट कितने का है? हमारे देश में जो हेल्थ को लेकर बजट है वो क्या है? असल में हेल्थ का जो बजट है वो क्या है? आज जो हमारा हेल्थ का बजट है वो 1.35% है टोटल जीडीपी का, 1.35%। और जो हमारा जो इससे अभी आप मुझे ये बताइए, कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है भारत में? कौन सा वित्त आयोग की सिफारिशें चल रही है भारत में? फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन है ना? तो 15 फाइनेंस कमीशन की सिफारिशें वाला काम चल रहा है। इसके बाद जो 14 फाइनेंस कमीशन था उसने ही बोला था भारत को अपना स्वास्थ्य का बजट ना 3% करना है। और जब इसने सुझाव दिया था कि भारत को अपने हेल्थ बजट, हेल्थ का जो बजट है वो 3% ऑफ जीडीपी करना है, तब पेंडेमिक नहीं आया था, ध्यान रखिए। जब ये सिफारिश की गई थी कि मिनिमम एटलीस्ट भारत को अपनी जीडीपी का 3% पैसा किसमें खर्च करना है, हेल्थ में करना है, तब पेंडेमिक नहीं था। लेकिन तब मतलब इनको सुझाव दिया गया था भारत सरकार को, आप 3% खर्च करिए। और आज हम देख रहे हैं कि जितना सुझाव दिया गया था, जितना एटलीस्ट था कम से कम, उसका भी हम आधे से भी कम खर्च कर रहे हैं। तो आज हमारे देश में जो हेल्थ इमरजेंसी आई है, पेंडेमिक में हम इतने बर्बाद हुए हैं, और जब इतना कम खर्च हो रहा है, क्योंकि जो मिनिमम है, जो ग्लोबल का मिनिमम है, मतलब दुनिया में इतना कम खर्च भारत जैसे बड़े देश के हिसाब से तो कोई नहीं कर रहा। चाइना के भी जो जीडीपी का मोर देन 4% हेल्थ में खर्च होता है, यूएसए 6.5 करता है, जबकि इनकी जीडीपी बहुत बड़ी है। हमारे देश में हम अपनी जीडीपी का, हमारी जीडीपी नॉमिनल टर्म्स में अभी 3 ट्रिलियन की पास पहुंच रही है, 3 ट्रिलियन। ठीक है, यानी 300 लाख करोड़ों के पास हमारी जीडीपी है, और इसका भी सिर्फ 1.35% हम स्वास्थ्य में खर्च कर रहे हैं। जबकि हेल्थ में, जबकि रक्षा में हमारा जो बजट है वो लगभग 3% से ऊपर निकल जाता है। मतलब हम अपनी रक्षा में ज्यादा खर्च कर रहे हैं, स्वास्थ्य में कम खर्च कर रहे हैं। और यही एक मेन रीजन भी था कि हमारे देश में ऑक्सीजन चाहे शॉर्टेज हुआ हो, चाहे बेड की कमी हो, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, या फिर हमने ये वैक्सीन प्रोक्योरमेंट को लेकर दिक्कत हुई थी, क्योंकि हमने पैसा ही बहुत कम खर्च किया अपने हेल्थ बजट में, बहुत कम पैसा खर्च किया। अगर ये हम 3% के आसपास होता तो हमारा सिनेरियो बहुत कुछ अलग ही होता, कुछ अलग होता है। क्योंकि जब पैसा ही कम खर्च हो रहा है तो अस्पताल कम है, अस्पताल कम है तो बेड कम है, बेड कम है तो डॉक्टर्स कम है, डॉक्टर्स कम है तो नर्स कम है, तो सारा रेशियो बिगड़ गया, सारा रेशियो बिगड़। WHO ने कहा है कि हर 1000 लोग में
कितने डॉक्टर होना चाहिए? 1 डॉक्टर होना चाहिए। और हमारे देश में एवरेज 16,000 लोगों में 1 डॉक्टर है। और एमपी की तो बात ही पूछ क्या करें, 18,000 प्लस लोगों में 1 डॉक्टर है। मतलब WHO क्या बोल रहा है, हर 1000 लोगों की आबादी में क्या होना चाहिए? 1 डॉक्टर। और हमारे देश में एवरेज है 16,000 लोगों में 1 डॉक्टर। अब देखिए हमारा WHO के हिसाब से हम कितनी कमी है डॉक्टरों की, ठीक है। और एमपी अजब है, एमपी गजब है, तो एमपी भी तो गजब रहेगा ही, क्योंकि हमारा और भी हम बहुत कम स्पेंडिंग करते हैं अपने स्टेट बजट की भी हेल्थ में, क्योंकि जो हेल्थ है वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो राज्य तो माशाअल्लाह है और केंद्र सरकार भी बढ़िया है। तो मोटे तौर पे अगर इस तरह के बहुत सारे आपको फिगर्स मिलेंगे, इन फिगर्स में आपको जानना नहीं है या घुसना नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए हमारा जो टोटल अभी हेल्थ का जो परसेंटेज है वो 1.35% जीडीपी खर्च कर रहे हैं, जो कि 14 फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि कम से कम 3% खर्च करो। अधिक खर्च करोगे तो बढ़िया रहेगा, लेकिन कम से कम 3% खर्च करो। लेकिन हम खर्च कितना कर रहे हैं? 1.35%। और सेकंड वेव आने के बावजूद भी हमारी सरकार ने इसके परसेंटेज में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। तो दोनों को ब्लेम है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ब्लेम है, राज्य सरकारों को भी ब्लेम है कि हमारी सरकार हेल्थ पे अभी भी कॉन्शियस नहीं है। अभी भी हम 3rd वेव 4th वेव का इंतजार कर रहे हैं कि आएगी फिर बर्बादी होगी, लेकिन अगर हम अपना बजट ही बढ़ा दें तो शायद थोड़ा बहुत अच्छा हो जाए। तो यहाँ तक की ब्रीफिंग क्लियर हुई सभी को? जी सर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं जो वैक्सीन डिप्लोमेसी हमने की थी, इसमें हमें क्या क्या से एक तरह से कहे क्या क्या फायदे होंगे या इनडायरेक्ट क्या क्या फायदे होंगे। असल में जो वैक्सीन हमने मैत्री शुरू किया, ये हमारा किसका पार्ट है? वैक्सीन डिप्लोमेसी का पार्ट है। वैक्सीन डिप्लोमेसी का पार्ट है। इसका ये मतलब है कि हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के देश, ये दुनिया भर में हमारी साख अच्छी बने। और दूसरा, जो अमीर देश है उन्हें तो इसकी जरूरत है, लेकिन जो गरीब देश है, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उनको इसकी काफी जरूरत है। इसलिए हमने चाहा कि अगर हम दुनिया की क्या है, ड्रग फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, तो हम जो दुनिया भर में वैक्सीन इनइक्वालिटी यानी वैक्सीन को लेकर असमानता कि बड़े देशों के पास प्रति व्यक्ति के हिसाब से कई गुना ज्यादा वैक्सीन है और जो विकासशील देश हैं या अविकसित देश हैं उनके पास वैक्सीन सही नहीं, तो ये जो वैक्सीन की इनइक्वालिटी है इसको हम दूर कर सकें। दूसरा, हमने ये चाहा कि जब दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के देश अपने देश को बचाने में लगे हुए हैं, तो हम मानवता का संदेश दें, हम ह्यूमैनिटी का संदेश दें। और हम हमारी जो एक भावना है कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब दुनिया जो है एक एक परिवार है। हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर चले हैं, जिससे कि हम दुनिया भर के देशों में जो भी नीडी लोग हैं उनको हम वैक्सीन दे पाए। ये सब ये पॉइंट अच्छे पॉइंट है। तो ये उसके हिसाब से भी स्टेटमेंट में आ जाएगा, मेंस में भी आपको लिखने को आ जाएगा। दूसरा, भारत ऐसा क्यों कर सका? क्योंकि हम लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं वैक्सीन के, और मोटे तौर पे दुनिया भर की 60% जो वैक्सीन है, खासकर ये जो डिप्थीरिया की, BCG की, मीजल्स की, रूबेला की, ये सारी वैक्सीन हम देते हैं। हमारी वैक्सीन जो होती है लो कॉस्ट की होती है, सस्ती होती है, उनको रखना आसान है, स्टोर करना आसान है। उनके लिए ऐसा नहीं कि आपको काफी कम टेम्परेचर में फ्रीजर में उन वैक्सीन को रखना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में वैक्सीन अच्छी रहती है और उसके साइड इफेक्ट कम है। इसलिए दुनिया भर में हमारी वैक्सीन की एक्सेप्टेंस है वो काफी हाई है। तो हम ये कर पाए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ हम वैक्सीन में ऐसा कर रहे हैं। जो फर्स्ट वेव आई थी तब अमेरिका तक को हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी थी। ये दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो कि मलेरिया में काम आती थी, और अमेरिका तक ने हमसे मांगी थी कि भाई जब ट्रंप साहब थे तो उन्होंने बोला था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भारत हमको दे सकता है, तो भारत ने तहे दिल से बोला कि हाँ हम आपको देंगे। बाद में ट्रंप ने इसका स्वागत भी किया। पैरासिटामोल तक हमने दुनिया भर को बांटी है, क्योंकि शुरू में पता ही नहीं था कि इससे लड़ना कैसे। कुछ लोग कह रहे थे कि जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है इससे भी थोड़ा आराम मिल सकता है, जो मलेरिया में यूज होने दवा है उससे आराम मिल सकता है। लेकिन जब भी दुनिया भर ने हमारी ओर देखा, हमने वैक्सीन के पहले भी लोगों को ड्रग्स मुहैया कराए थे, और कई देशों को तो हमने 1 रुपया नहीं लिया उनसे, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने उनको कराया कि ये एक तरह का अच्छा गेस्चर रहेगा। और जो खासकर जो छोटे देश है, जो हमारे आसपास के देश है, वो हमेशा हमको ऐसे दिखते थे, जैसे भूटान की बात करें, नेपाल की बात करें, ये हमेशा हमको ऐसे देखते थे कि ये भारत बड़ा शान दिखाता है, बड़े भाई जैसे काम करता है, हमें बुली करता है। तो ये भी भ्रम हमें तोड़ना था कि भाई हम तुम्हारे बड़े भाई, हमको ना समझो, अपना दोस्त समझो। तो आसपास के जैसे बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव है, म्यांमार है, मॉरिशस है, इन देशों के अंदर जो
बिग ब्रदर वाली हमारी फीलिंग आ गई थी कि ये ज्यादा बड़ा भाई बनता रहता है, हमें हमेशा बुली करता रहता है, डराता रहता है। इस भ्रम को भी हमें तोड़ना था, हमें अपने नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी को भी रीइटरेट करना था, इसलिए हमने इस चीज पे ध्यान दिया। क्योंकि अल्टीमेट क्या है, भारत की जो सॉफ्ट पावर है, दुनिया भर में भारत की जो सॉफ्ट पावर है उसको इंक्रीज करें। जैसे क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं, तो जब सचिन क्रिकेट खेलना शुरू किया तो लगभग दुनिया के हर देश में जहां जहां क्रिकेट देखा जा रहा था, वो लोगों से अगर आप पूछो कि आप भारत को जानते हो, तो वो बोलते थे हाँ, वो वही देश है जहाँ पे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है। तो सचिन तेंदुलकर ने भी भारत की जो सॉफ्ट पावर है उसको बढ़ाने में बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि भले वो लोग नहीं जाने कि भारत इस धरती में किस कोने, लेकिन वो जानते थे कि एक सचिन तेंदुलकर नाम का व्यक्ति जो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। तो इसे सॉफ्ट पावर कहते हैं। इस पावर को अच्छे व्यवहार से, अच्छे काम से, अच्छे कल्चर से हम दुनिया भर में अपनी बढ़ा सकते हैं। और ये हमारा काफी बूस्टअप किया, दुनिया भर के देशों ने भारत की सराहना की। और ये हमें देखने को मिलता है जब भी हम इंटरनेशनल मंच में जाके कहीं हमारा काम पड़ता है, कहीं वोटिंग वाला काम पड़ता है। जैसे अभी हम हाल ही की बात करें, 2021-22 के लिए हमें सुरक्षा परिषद में क्या मिला, अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्ति मिली। तो उसमें भी वोटिंग हुआ होगा। तो जब वोटिंग हुआ होगा तो दुनिया भर के देशों ने खुले दिल से भारत का समर्थन किया कि नहीं नहीं, इस देश को तो आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने समय पे हमें वैक्सीन दी, मुफ्त वैक्सीन दी, हमारे ऑर्डर को पूरा करवाया। अभी हमने बताया आपको, इकोसॉक में भारत 3 साल के लिए मेंबर बना है। तो इकोसॉक में जब मेंबर बना तो कैसे बना होगा, सारे देशों ने वोटिंग किया होगा, तो भारत को रिकॉर्ड वोट मिले, रिकॉर्ड वोट मिले इसमें। ठीक है, तो भारत जैसे हम आज से बात करें, जब 5 साल पहले नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की जो सामान्य सभा है उसमें कहा था कि 21 जून को हम मनाते हैं क्या, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये भारत ने प्रपोजल रखा और इस प्रपोजल को यूएन जनरल असेंबली में हाईएस्ट वोट मिले, आज तक के हाईएस्ट वोट मिले। मतलब वहां पे सारे देश के लोग बैठे हैं, उन्होंने हाईएस्ट, आज तक जो भी रेजोल्यूशन आया है, जो भी बिल आया है, जो भी बात आई है यूएन जनरल असेंबली में, उसमें 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के तौर पे हाईएस्ट वोट मिले। ये सब हमारी सॉफ्ट पावर दिखाता है कि दुनिया भर के देश भारत के लिए अच्छा महसूस करते हैं, और जब भी भारत को काम पड़ता है तो भारत का सहयोग करते हैं। तो ये सब हमारा मेन एजेंडा था, मेन हमारी सोच थी कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, इस बुरे वक्त में, इस आपदा के वक्त में हम दुनिया भर के लोगों की मदद कर सके, जितना हो सके उतनी मदद कर सके, जिससे भविष्य में भी हम वो हमारे अच्छे काम को याद कर रख सके। तो ये हमारा बेसिक क्या था, कॉन्सेप्ट था वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो चाइना है, चाइना भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दुनिया भर के देशों को लोन दिया, खासकर छोटे देशों को, और बाद में जब वो लोन नहीं चुका पाए तो उनकी जमीन हड़प लिया। तो चाइना हमारा पड़ोसी मुल्क है और वो धीमे धीमे दुनिया भर के छोटे छोटे देशों को कवर अप कर रहा है। तो भारत को इतना पैसा तो है नहीं कि चाइना को बीटअप कर सके पैसे के मामले में। तो भारत ने सोचा, और इसी बीच में चाइना ने क्या किया, एक तो चाइना ने कोविड वायरस के बारे में समय रहते इंफॉर्मेशन नहीं दी, उस बात को दबा के रखा। हम अभी ये नहीं कह रहे कि चाइना से वायरस निकला है, अभी भी ये जांच का ही विषय है। लेकिन अब चाइना इस कोविड वायरस की एक नई वैक्सीन लेके आया है, उसका नाम है साइनो साइनोवैक की साइनोफार्म, अभी दिखाऊंगा मैं, क्या नाम था, साइनोफार्म नाम है शायद। ये चाइना की वैक्सीन है कोविड-19 के लिए। तो चाइना भी दुनिया भर के देशों के लिए में लगा हुआ था कि ये वैक्सीन हम आपको दे देंगे। तो भारत ने ये मौका कैसे चूक सकता था? अगर चाइना कोरोना वायरस भी फैलाए फिर उसकी वैक्सीन भी दुनिया भर के देश को दे, तो उसकी तो सॉफ्ट पावर बढ़ी रही है ना। माना कि चाइना के लिए सबका गुस्सा था, लेकिन जब उसकी वैक्सीन लोगों के देशों में पहुंचती फ्री ऑफ कॉस्ट, तो लोग धीमे से उसकी बात को भूल जाते, चलो ठीक है, जो किया वो किया, इसने वैक्सीन तो दी। तो भारत ये भी नहीं चाहता था कि चाइना की सॉफ्ट पावर दुनिया भर में अच्छी हो या बढ़े, इसलिए भारत ने फटाफट छोटे देशों से बात की, भैया आपको वैक्सीन चाहिए, हम दे रहे हैं, पैसे नहीं है, फ्री में ले लो, जितने हैं उतने दे दो। ठीक है, लेकिन अभी जैसे कि 2 हफ्ते पहले भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया कि भाई जितनी भी वैक्सीन हमने, लगभग 6.5 करोड़ जो वैक्सीन हमने दुनिया भर के देशों को दी, वो पूरी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दी, या पूरी हमने एक तरह से गुड जेस्टर के रूप में नहीं दी। उसमें सिर्फ 10% वैक्सीन हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दी है या अच्छे व्यवहार के लिए दी है, बाकी 90% तो पहले से ऑर्डर। ठीक है, तो मोटे तौर पे वैक्सीन डिप्लोमेसी की जब भी बात है तो ये सारी बातें आपको लिखना है, और कोशिश करिए कि भारत का जो पक्ष है उसको थोड़ा अच्छा प्रेजेंट करिए। माना कि भारत सरकार से कुछ गलतियां हुई, लेकिन अल्टीमेटली हमें आपको सरकार का अंग बनना है। मैं तो सरकार का अंग बन चुका हूँ, आपको बनना है। तो आप लोगों को सरकार की हमेशा तारीफ ही करनी चाहिए, उसकी निंदा भी ऐसे करिए कि सरकार को बुरा ना लगे या कॉपी चेक करने वाले को बुरा ना लगे। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर जो भी बातें हैं वो क्लियर हो गई हैं। अब इससे जुड़े हुए जो करंट अफेयर्स में न्यूज घूम रही है उसमें हम चलते हैं। तो मैं इस पीडीएफ से हटूंगा
इस पीडीएफ से जुड़ी हुई कुछ भी आपके पास डाउट हो तो पूछ लें, फिर आगे चले। क्या करोगे जान के कि मैं किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ? खुशबू, बस ये जानो कि हाँ मैं सरकार का हिस्सा हो गया हूँ, जो आप लोगों को बनना है वहां तक मैं उसी लाइन में बैठा हूँ मैं। आप तक न्यूज नहीं आई क्या? कौन सी न्यूज भाई चित्रांश गुप्ता? सर आप बोल रहे हैं ना कि न्यूज पे चलते हैं, तो ये मतलब बस डिस्क्रिप्शन था या फिर ये भी न्यूज थी? नहीं नहीं, न्यूज में मतलब जो करंट अफेयर्स में देखिए, अपन क्या पढ़ रहे हैं जनवरी की वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में। अभी हम बैठे कहाँ हैं, जून में, तो इस बीच में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, वैक्सीन को लेकर बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो अब मैं उन चीजों में चलना चाहता हूँ, क्या क्या हुआ है ना। ओके सर। तो चलो चले इंटरनेट की दुनिया में। तो ये अपने सवाल से जुड़ा हुआ ये पेज है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और एक एक्ट आया था 1940 में, अंग्रेज इस एक्ट को बना के गए थे। इस एक्ट को ध्यान से पढ़िएगा, इसका नाम है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। इसी एक्ट के तहत ये DCGI है, इसको ताकत मिलती है और हमारे देश में ड्रग्स यानी दवाओं और वैक्सीन से जुड़े हुए जो कुछ भी काम होते हैं उसकी सर्वे सर्वा यही है, यही अप्रूवल देती, यही लाइसेंस देती है, यही लाइसेंस रद्द करती, सब कुछ यही करती है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये एक पोस्ट का नाम है, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। ये एक व्यक्ति है, ठीक है, DGCI एक व्यक्ति है, ठीक है। और जो कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है, उसका मालिक है। और इसका मेन काम क्या है, देश भर में जितनी भी दवाओं से जुड़ी हुई चीजें हैं उसको रेगुलेट करे, उसके लाइसेंस दे और उससे जुड़े हुए सारे फंक्शंस करे, ठीक है। तो ये अपना MCQ का सवाल ही था। ध्यान रखिएगा, ये किस कानून से ताकत पाया हुआ है? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940। तो अभी जैसे कोविशील्ड हमारे देश में चल रही है, या कोवैक्सीन चल रही है, या रशिया की स्पुतनिक आई है वैक्सीन, इन सबको कौन अप्रूवल दे रहा होगा? अल्टीमेटली यही अप्रूवल दे रहा है, यही चेक कर रहा है कि हाँ भाई आपकी वैक्सीन जो है वो कारगर है कि नहीं। अभी 2 दिन पहले, 2 दिन पहले क्या बोलूं, 1 दिन पहले ही G7 की बैठक संपन्न हुई। अब आप सोचेंगे सर ये वैक्सीन वाले में आपने G7 कहाँ से ले आए? तो इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं वो हम जान लेते हैं। असल में क्या हुआ, G7 के बारे में आप लोग वैसे जानते ही होंगे, फिर से मैं बता देता हूँ कि G7 जो है ये 7 देशों का समूह है। 7 देशों का समूह है और ये कैसा समूह है? इनफॉर्मल समूह है। इनफॉर्मल मतलब ऐसा नहीं है कि इसका कोई मुख्यालय बना हुआ है या इसका कहीं सेक्रेटरी, जैसे यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, वैसे इसका कोई मुख्यालय नहीं है। ये एक इनफॉर्मल संगठन है जिसमें अमेरिका, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली आते हैं। और ये बना था 1975 में। ये 1975 में बना था। क्यों बना था G7? क्योंकि 1973 में ग्लोबल ऑयल क्राइसिस आ गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कच्चा तेल जो है ये अरब वाला जो बेल्ट है वहां पे कच्चा तेल का अधिक भंडार है। तो 1973 में इन सारे देशों ने जो कच्चा तेल निकाल रहे क्रूड ऑयल, उन लोगों ने आपस में गठबंधन करके बोला अब तेल के दाम बढ़ाएंगे, और इन्होंने तेल के दाम 3 गुना कर दिए थे। तो तेल निकल तो कहाँ से रहा था? अरब वाले नेशन से, लेकिन यूज कहाँ हो रहा है? ये बड़े बड़े देशों में यूज हो रहा था तेल, क्योंकि भाई गाड़ियां चल रही हैं, फैक्ट्रीज चल रही हैं। तो इन सारे देशों ने बोला यार ऐसे अगर ये तेल निकालने वाले देश मनमानी करेंगे तो हमारा तो इकोनॉमी बिगड़ जाएगा। तो इसको काउंटर करने के लिए 1975 में इन्होंने G7 ग्रुप की मार्किंग की। शुरुआत में इसमें कनाडा नहीं था 1975 में, मतलब 2 साल बाद कनाडा भी इसमें आ गया था। और 2014 तक ये जो समूह था इसको G8 कहते थे। 2014 में इस समूह से हमने किसको आउट कर दिया? इस समूह से हमने रशिया रशिया को। को आउट कर दिया। इस समूह से हमने रशिया को आउट कर दिया, तो फिर से G7 बन गया। तो शुरुआत में ये G7 था, फिर कनाडा के मिलने के बाद G8 बना, और 2014 में फिर से G7 हो गया। ये इनफॉर्मल ग्रुप है, ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट वाइज। बताओ मैं क्यों रहा हूँ उसके बारे में।
इसमें भारत तो मेंबर है नहीं, लेकिन इस बार जो इसकी बैठक हुई, बैठक कहाँ हुई? यूके में हुई। कहाँ हुई? यूके में। हर साल किसी ना किसी एक देश में होती है, तो यूके में ये बैठक हुई। इस बार इस बैठक में 4 देशों को बुलाया गया था एज अ गेस्ट। कितने देशों को बुलाया गया था? 4 देशों को एज अ गेस्ट बुलाया गया था। उसमें से एक देश आपका भारत है, एक देश था ऑस्ट्रेलिया, एक देश था साउथ अफ्रीका। ये गेस्ट है, क्योंकि ये G7 के मेंबर नहीं, गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया था। और एक देश है साउथ कोरिया। तो इन सारों देशों को कहाँ जाना था? यूके जाना था, क्योंकि यूके में बैठक हो रही थी। भारत ने नहीं गया, मोदी जी यहाँ पे नहीं गए। बोले यार हमारे देश में कोरोना वायरस फैला, मतलब इसकी स्थिति ठीक नहीं है और ठीक भी नहीं लगता, देश में दिक्कत है और हम जाएं विदेश। तो मोदी जी नहीं गए। बाकी सब लोग कहाँ पहुंचे? यूके पहुंचे, ब्रिटेन पहुंचे। लेकिन मोदी जी ने इस बैठक में शामिल कैसे हुए? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ऑनलाइन थ्रू मोदी जी इस बैठक में शामिल हुए। मोदी जी ने इसमें कहा क्या? अब जो कहा है वो वैक्सीन से जुड़ जाता है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। अभी तक जो मैंने स्क्रीन में लिखा है इसको इरेज कर दूं क्या मैं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो मोदी जी ने इस बैठक में क्या कहा, ये हमारे लिए पहले इंपॉर्टेंट है। मोदी जी ने इस बैठक में कहा, इंडिया ने क्या कहा? इंडिया ने कहा पहली चीज तो ग्लोबल हेल्थ, ग्लोबल हेल्थ को लेकर हमें काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि इन्होंने एक बात कही है, यहाँ पे लिखा है वैसे ही बात, इन्होंने कहा कि एक धरती एक हेल्थ अप्रोच में हमें काम करना पड़ेगा। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं एक बीमारी आई जो अमेरिका में भी है, वो बीमारी ब्रिटेन में भी है, वो बीमारी भारत में, वो बीमारी ऑस्ट्रेलिया, मतलब पूरी धरती में एक बीमारी रूल कर रही है जिसका नाम है कोविड-19। तो मोदी जी ने बोला हमें अपने देश का हित छोड़कर अब दुनिया को एक रूप में देखना पड़ेगा। क्योंकि जब ऐसी कोई महामारी है, पेंडेमिक है, तो हम चाहते दुनिया भर के देश एक साथ मिलकर इसमें काम करें। तो मोदी जी ने ये बोला है वन हेल्थ वन अर्थ वन हेल्थ अप्रोच के बारे में मोदी जी ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि अब हमारे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि कोरोना वायरस आखिरी महामारी नहीं है, ये शुरुआत है महामारी की। इसके बाद बहुत सारे पेंडेमिक आते रहेंगे, तो हो सकता है हम लोग हमेशा जूम में पढ़ते रहे या भविष्य में काम भी ऑनलाइन करते रहे। तो मोदी जी ने ये बात कही कि अब हमें अगली महामारी या पेंडेमिक के लिए तैयार रहना पड़ेगा और हमें मिलकर काम करना पड़ेगा, ये मोदी जी ने कहा। दूसरी मोदी जी ने क्या कही कि यार भारत क्या है? फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। हमारे देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चर कंपनी है, गुड। लेकिन जब वैक्सीन बनती है तो उसमें कुछ कच्चा माल लगता है, यानी रॉ मटेरियल्स लगते हैं। तो मोदी जी ने दूसरी बात कही, यूएसए को ध्यान में रख के साथ बात कही कि भाई दुनिया भर को वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन हम बना रहे हैं, लेकिन वैक्सीन में लगने वाला जो रॉ मटेरियल है, वैक्सीन का जो कच्चा माल है, वो मोस्टली कहाँ से आ रहा है? यूएसए से आ रहा है। यूएसए इसको रोक रहा था, यूएसए इसमें अड़चन डाल रहा है। जो जिस चीज का क्लियरेंस 1 घंटे में होना चाहिए उसके लिए 2-2 दिन तक रोक रहा है जहाजों को। उससे क्या हो रहा है? जो वैक्सीन बनने की स्पीड है वो धीमी हो रही है। तो मोदी जी ने कहा अगर हमें दुनिया भर को वैक्सीनेट करना है तो खासकर ऐसे देश जो कि वैक्सीन से जुड़े हुए रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें अपने नियमों में थोड़ा ढील देनी पड़ेगी, जिससे भारत वैक्सीन को और तेजी से मैन्युफैक्चर कर पाए। तो उन्होंने किस पे निशान साध दिया? यूएसए पे साध दिया। ये दूसरी बात मोदी जी ने कही, क्योंकि इसी से वैक्सीन डिप्लोमेसी में तो असर पड़ रहा है। अगर हम चाहते हैं दुनिया भर के लोगों को वैक्सीन मिले तो वैक्सीन बननी भी तो तेजी से चाहिए। और वैक्सीन तेजी से कब बनेगी? जब वैक्सीन का जो कच्चा माल है, जो उसका इंग्रेडिएंट्स और रॉ मटेरियल्स है, वो जिस देश से आ रहा है वहां से जल्दी आए। तो दूसरी बात मोदी जी ने कही। तीसरी बार मोदी जी ने क्या कही कि दुनिया भर में क्या चल रहा है? वैक्सीन नेशनलिज्म चल रहा है। बड़े देश जो हैं, खासकर इन देशों को देख के कहा आप लोगों ने क्या किया? वैक्सीन खरीद के अपने घर में रख ली है, बाकी आबादी को छोड़ दिया है। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे दुनिया भर में कैसे वैक्सीन पहुंचेगी? और हम बात कर रहे हैं एक धरती एक स्वास्थ्य की। तो मोदी जी के कहने पे ये G7 के जो देश हैं, इन्होंने बोला, इन्होंने वादा किया कि बड़ी बात है। मोदी जी एक इनवाइटी थे, भारत एक इनवाइटी है, फिर भी उसकी बातों का कितना वजन है यहाँ पे। इन्होंने वादा किया कि हम 2022 तक, यानी अगले साल तक दुनिया भर को 100 करोड़ डोज दुनिया भर के देशों के लिए 100 करोड़, इसमें शायद लिखा नहीं है, 100 करोड़ डोज मुफ्त में देंगे। मुफ्त में, मतलब दुनिया में जो भी गरीब देश है उनको
ये G7 अपने खर्चे से, अपनी जेब से वैक्सीन खरीदेगा और 100 करोड़ डोज दुनिया भर में बांटेगा। ठीक है, और इसने कहा कि हम $100 बिलियन का पैसा एक्स्ट्रा खर्च करेंगे दुनिया भर में वैक्सीन पहुंचाने के लिए, साथ में ये जो कार्बन एमिशन है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसको कम करने के लिए। इसके बारे में तो हम डिटेल बात करेंगे। तो मोस्टली हम बात ये कर रहे हैं कि G7 की बैठक जो भी संपन्न हुई, कहाँ संपन्न हुई? ब्रिटेन में एक जगह है, उसका नाम है कॉर्बिस बे। कॉर्बिस बे नाम की जगह है, वहां पे बैठक संपन्न हुई। एक रिजॉर्ट है, पूरा समुद्र किनारे एक रिजॉर्ट है, सी फेसिंग, वहां पे बैठक संपन्न हुई। और वहां पे सारी बात हुई। मोदी जी ने क्या बोला? एक धरती एक स्वास्थ्य का अप्रोच लाओ। यूएसए को बोला भाई तुम कच्चे माल के लिए जो हमें देरी कर रहे हो वो देरी मत करो, जिससे वैक्सीन तेजी से बन पाए। और मोदी जी के कहने पर दुनिया भर ये जो G7 देश है, इन्होंने 100 करोड़ डोज अगले साल तक दुनिया भर के गरीब देशों को देने का वादा किया। तो ये एक अच्छी चीज है, वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर बहुत अच्छी चीज है। यहाँ तक की ब्रीफिंग क्लियर है सभी को? यस यस सर। तो ये सर 2 दिन पहले की न्यूज है, G7 की बैठक समिट में क्या मोदी जी है? ने क्या किया और जिससे हमारी वैक्सीन को लेकर क्या काम हुआ। ठीक है, और जो इससे जुड़ी हुई बात है वो अपन बाद में देखेंगे जब इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि ये बैठक कौन होस्ट कर रहा था? यूके होस्ट कर रहा था, और भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका यहाँ पे इन्वाइटेड थे। और भारत यहाँ पे फिजिकली नहीं गया था, ऑनलाइन जुड़ा था। चित्रांश पूछिए, क्या पूछना है? सर, अभी कोई पूछ रहा था कॉर्नवॉल समिट से रिलेटेड। फिर से पूछिए। सर, अभी कोई कॉर्नवॉल समिट से रिलेटेड पूछ रहा था। ये जो कॉन्टेक्स्ट का फर्स्ट लाइन में है, मीट इन कॉर्नवॉल इन साउथ वेस्ट। देखो क्या है, मैंने बोला अभी कि ये बैठक कहाँ संपन्न हुई? यूके में। ठीक है, यूके में कहाँ संपन्न हुई? कौन से इलाके में? कॉरिस बे में। वहां पे एक रिजॉर्ट है, उसका नाम है कॉर्नवॉल रिजॉर्ट। ये रिजॉर्ट का नाम है, ये मान लो वो होटल का नाम है जहाँ पे सब बैठक हुई है। तो कॉर्नवॉल नाम से एक क्या कहते हैं, क्या कह सकता हूँ मैं, कॉर्नवॉल कम्युनिक कम्युनिक नाम से, कम्युनिक कम्युनिक। जब भी कहीं कोई बड़ी बैठक होती है तो उसमें क्या निष्कर्ष निकला, उसका एक निकाला जाता है, ड्राफ्ट निकाला जाता है कि भाई हम सारे देशों ने मिलकर बैठ के यहाँ क्या बातें की। तो कॉर्नवॉल कम्युनिक किससे संबंधित है? G7 की बैठक से संबंधित है, जो कि 2021 में हुई है यूके में। उस जगह का नाम था कॉर्बिस बे। जैसे मान लो इंदौर में बैठक हुई, इंदौर में कहाँ बैठक हुई? रेडिसन होटल में। तो रेडिसन होटल मतलब कॉर्नवॉल रिजॉर्ट है, कहाँ स्थित था? कॉर्बिस बे में। कॉर्बिस बे कहाँ था? यूके में। ठीक है, तो अभी कॉर्नवॉल कम्युनिक नाम से, देखो शायद होगा इसमें, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये विकिपीडिया का पेज मैंने खोला है, और इस पेज में आप इसमें ध्यान दीजिए, वेन्यू में तो शहर मतलब लोकेशन का नाम क्या है जहाँ पे है? वो कैरबिस बे है, और जो रिजॉर्ट है उसका नाम है कॉर्नवॉल। तो कॉर्नवॉल नाम का रिजॉर्ट है जहाँ पे ये सारी बैठक हुई थी। कॉर्नवॉल कम्युनिक नाम से एक श्वेत पत्र निकाला गया जिसमें सब बातें की गई कि भाई हम 100 करोड़ डोज देंगे, हम वन हेल्थ वन अप्रोच की बात करेंगे, और हम 15% कॉर्पोरेशन टैक्स मिनिमम लगाएंगे। वो बातें अपन बाद में डिस्कस करेंगे जब इससे जुड़ी हुई बात आएगी। तो मोटे तौर पे आप ये जानिए, लोकेशन जिस रिजॉर्ट का नाम है कॉर्नवॉल, लोकेशन है कार्बिस बे, और देश का नाम है यूके। क्लियर है सभी को? जी सर। अब एक और न्यूज आ रही है इसमें कि ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन क्या होता है। ये वैक्सीन से जुड़ी हुई सारी न्यूज पढ़ रहे हैं अपन। ये कब की न्यूज है? 10 दिसंबर 2020 की न्यूज है, लेकिन इसमें मैं नई चीज जोड़ने वाला हूँ। असल में क्या है, दुनिया का कोई भी देश एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सेकंड वेव आएगी। सेकंड वेव आएगी, कोई नहीं उम्मीद कर रहा था सेकंड वेव आएगी। सबको लग रहा था भाई ये कोरोना वायरस चला गया, भारत में भी लड्डू बढ़ गए थे, कोरोना वायरस चला गया। सेकंड वेव आई, सेकंड वेव बहुत बुरी तरह आई, लोगों को मारा भी, मौका भी कम दिया, बहुत कैजुअलिटीज हुई। तो जब ये सब हो रहा था, तो ये समझ में आया कि दुनिया भर में बहुत सी ऐसी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं जो कि अभी तक फाइनल स्टेज में नहीं पहुंची हैं।
जो कि अभी तक थर्ड फेज में नहीं पहुंची। थर्ड फेज वो फेज होता है जिसमें बहुत सारे लोगों पे ट्रायल किया जाता है। लेकिन अगर हम थर्ड फेज करने में समय गवाएंगे तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे बिना वैक्सीन के, कोविड-19 से मर जाएंगे। तो दुनिया भर के देशों ने ये तय किया, खासकर डब्ल्यूएचओ ने तय किया कि कुछ वैक्सीन को हम इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे देते हैं। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मतलब अभी इमरजेंसी आई हुई है, इसलिए आप बिना थर्ड फेज में गए अपनी वैक्सीन को लॉन्च कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, जब ये पैंडेमिक खत्म होगा तो आपको थर्ड फेज करना है, आपको थर्ड फेज में जाना है। थर्ड फेज मतलब कई हजार लोगों में वैक्सीन देखा जाता है कि इसमें क्या इसके एडवर्स इफेक्ट है, अच्छी या बुरी है। तो डब्ल्यूएचओ कहने पे, क्योंकि भाई हमें दुनिया को बचाना है, इसलिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कई सारी वैक्सीन कंपनी को दिया गया, जिसमें मोस्टली है फाइजर और मॉडर्ना। फाइजर और मॉडर्ना को क्या दिया गया, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया। हम भारत के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइजर और मॉडर्ना जो है, इनको भारत में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया, और हमारे देश की जो संस्था है जिसका नाम है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीजीसीआई, इसने भी इनको दे दिया इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कि भैया ठीक है, तुम यहाँ पे अपना काम धंधा शुरू तो करो, वैक्सीन तो बनाओ, वैसे ही वैक्सीन की हमारे देश में कमी है। तो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में क्या होता है, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में वैक्सीन को थर्ड फेज में गए बिना ही अप्रूवल मिल जाता है कि आप उस देश में वैक्सीन लोगों को लगा दो। थर्ड फेज क्या होता है, कई हजारों लोगों को, कई लाखों लोगों को वैक्सीन लगा के देखा जाता है कि ये वैक्सीन ठीक है कि नहीं। लेकिन थर्ड फेज में गए बिना जब वैक्सीन लोगों को लगना शुरू हो जाती है, आम लोगों को, उसको कहा जाता है, कैसे हुआ ये, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के कारण हुआ, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के कारण हुआ। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। तो भारत में Yes. अभी 2 वैक्सीन हैं, मॉडर्ना और फाइजर, इनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के तहत भारत में ये लोग शुरू करने वाली है, वैक्सीन की प्रोडक्शन शुरू करने वाली है, और हो सकता है 1-2 महीने में या 1-2 हफ्ते में ही आपको मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन भी लगती हुई दिख जाए। सर अगली बात कर लेते हैं। सर हाँ चित्रांश पूछिए। सर सीरम के साथ साथ फाइजर और मॉडर्ना भी प्रोड्यूस करेंगे या फिर ये वैक्सीन के नाम है दोनों? ये वैक्सीन का नाम है, प्रोडक्शन तो सीरम ही करेगा। सीरम के पास बहुत बड़ी फैक्ट्री है प्रोडक्शन करने की। सीरम को तो आप बता दो फॉर्मूला कैसे बनाना है, वो तो बना देगा, उसके पास तो फैक्ट्री है ना। ये कंपनी, ये ओके सर। वैक्सीन के नाम है फाइजर और मॉडर्ना। किस देश के, इनके बारे में अपन बात करेंगे। अच्छा, तो अभी हमने 6 महीने पहले एक न्यूज देखी कि भाई फाइजर और मॉडर्ना को क्या मिल गया था, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की, भारत में आइए अपना काम शुरू करिए, थर्ड फेज छोड़ दीजिए अभी। अच्छा, लेकिन भारत सरकार ने इन कंपनियों से बोला, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, अगले 5 मिनट थोड़ा अच्छे से सुनना। मान लीजिए आप फाइजर या मॉडर्ना कंपनी के सीईओ हैं, आपको भारत सरकार ने बोला ठीक है, यू आर नाउ एलिजिबल टू प्रोसीड, अपनी वैक्सीन को आप यहाँ पे रोल आउट करिए। लेकिन भारत सरकार ने एक बात और बोली कि ध्यान रखिए, अगर आपकी वैक्सीन किसी को लगेगी तो भाई, लेकिन लगने के बाद अगर उसका एडवर्स इफेक्ट हुआ, उसको साइड इफेक्ट हुआ, वो मर गया उस वैक्सीन से, तो उस व्यक्ति को जो हर्जाना है, जो जुर्माना है, जो कुछ भी पैसा है, उसके परिवार को वो अपनी जेब से आप दोगे। इसे कहते हैं क्षतिपूर्ति क्लॉज। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में से कहते हैं इंडेमनिटी क्लॉज। ये अभी 5-8 दिन पहले की न्यूज बता रहा हूँ। कौन से क्लॉज की मैं बात कर रहा हूँ, इंडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति। तो भारत सरकार ने ये फाइजर और मॉडर्ना को कहा कि हम आपको बिना थर्ड फेज में गए अप्रूवल दे रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में भी आबादी बहुत बड़ी और वैक्सीन को हमें लगवाना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपकी वैक्सीन की वजह से किसी को साइड इफेक्ट होता है तो आप उसका खर्चाना अपनी जेब से देंगे उस व्यक्ति को। तो ये जो दोनों कंपनी है, मॉडर्ना और फाइजर, खासकर ये फाइजर जो है, इसने भारत सरकार से बोला नहीं भैया, फाइजर ने बोला भारत सरकार से नहीं भैया, बहुत सारे देशों में हमने बिना थर्ड फेज गए अप्रूवल लिया है, और वहां हमने इंडेमनिटी क्लॉज को साइन नहीं किया है। मतलब वहां पे अगर किसी व्यक्ति को हम वैक्सीन लगाए हैं या लगा रहे हैं, अगर उसके साथ कोई दिक्कत होता है तो हम उसको 1 रुपया नहीं देंगे, या उस व्यक्ति के परिवार वाले अगर हमारे खिलाफ केस करते हैं और तो हम भी कोर्ट कचहरी का पैसा भी हम जेब से नहीं देंगे। फाइजर का ये कहना है कि यूके और यूएस देश में भी
हम बिना थर्ड फेज में गए इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज के तहत हम वहाँ वैक्सीन रोल आउट कर रहे हैं, हम लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं और वहाँ की सरकार ने हमें क्षतिपूर्ति से मुक्ति दी है। वहाँ की सरकार ने कहा है आपकी वैक्सीन से किसी को साइड इफेक्ट होता है तो उसमें जो भी खर्चा आएगा, जो भी क्षतिपूर्ति जुर्माने की बात आएगी, जो भी कोर्ट कचहरी खर्चा आएगा वो हम देख लेंगे। तो फाइजर, खासकर फाइजर भारत सरकार को प्रेशर डाल दी कि नहीं, जब दुनिया भर के बड़े देशों ने हमको ये क्षतिपूर्ति वाले क्लॉज से छोड़ दिया है तो आप क्यों पीछे पड़े हो। तो भारत सरकार बोली नहीं, भारत बोली दुनिया ने छोड़ाओ तो छोड़ाओ, आप हमको ये लिख के दो कि भारत में अगर आपकी वैक्सीन लगने के बाद किसी के साथ दिक्कत होती है तो आप उसका जुर्माना भरेंगे या आप उसका खर्चा वहन करेंगे। तो अभी जो हाल फिलहाल आप लोग सुन रहे होंगे कि फाइजर और मॉडर्ना जो इंडेमनिटी क्लॉज साइन नहीं कर रही है, भारत क्या बोल रही है, अब साइन करो, क्षतिपूर्ति वाला जो कागज है उसको साइन करो। और ये क्या कह रहे हैं, हम साइन नहीं करेंगे। तो इंडेमनिटी क्लॉज को लेकर, क्षतिपूर्ति वाला जो क्लॉज है, पॉइंट है, उसको लेकर जो विवाद है वो ये है। फाइजर मॉडर्ना ये कह रहे हैं दुनिया भर के बड़े देशों में भी हमें क्षतिपूर्ति वाला क्लॉज हमने साइन नहीं किया है, और वहां पे अगर कुछ किसी व्यक्ति को हमारी वैक्सीन लग रही है और उसके साथ कुछ दिक्कत हो रही है या साइड इफेक्ट हो रहा है तो उसका खाना खर्चा भी सरकार वहन कर रही है। लेकिन भारत बोल रही हम वहन नहीं करेंगे, वैक्सीन तुम्हारी, तुमने रिसर्च किया है ना इस वैक्सीन पे, तुमने अपने साइंटिस्टों के काम पे तुम्हें भरोसा नहीं है क्या। तो फाइजर बोल रही नहीं, वो आपकी बात सही है लेकिन हम क्षतिपूर्ति के क्लॉज को। तो अभी जो तनातनी चल रही है ना, अभी भी 6 महीने पहले की न्यूज है कि इन दोनों का अप्रूवल मिल गया था, भारत ने अपनी वैक्सीन रोल आउट करो, लेकिन 6 महीने से क्या बहस चल रही है इसी बात पे। भारत सरकार बोलती है कि क्षतिपूर्ति वाला क्लॉज साइन करो, और ये कंपनियां बोल रही हम साइन नहीं करेंगे क्योंकि हमने यूके यूएस जैसे बड़े बड़े देशों में भी साइन नहीं किया है। तो इंडेमनिटी क्लॉज से क्षतिपूर्ति क्लॉज क्या है, क्लियर हो गया? Yes, sir. अब थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था दुनिया भर में इस समय 17 वैक्सीन ऐसी हैं, सिर्फ टोटल 17 वैक्सीन ऐसी हैं जो कि अप्रूव है कि हाँ भाई आप ये वैक्सीन जो है वो कोविड-19 के खिलाफ कारगर है। कितनी वैक्सीन है? 17। इनमें से सिर्फ 6 ऐसी वैक्सीन है जिन्होंने तीनों ट्रायल्स पूरे किए हैं। तीनों ट्रायल्स मतलब तीनों फेज के ट्रायल पूरे किए हैं, तीनों फेज के। बाकी जो 11 है उनको इमरजेंसी यूज अथॉराइजेशन मिला है कि भैया ठीक है बिना तीसरे फेज में गए आप लोग अप्रूवल हो जाए। तो अब जो ये वैक्सीन हैं बन रही हैं तो दुनिया भर में इसे हम बात कर रहे हैं कि भारत में डायरेक्टर ऑफ DCGI जो है, जो कि न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ये हमारे देश में वैक्सीन को क्या दे रही है, अप्रूवल दे रही है। और अभी मैं बोल रहा हूँ दुनिया में टोटल 17 ऐसी वैक्सीन है। आज की बात कर रहा हूँ मैं 16 जून की, ये बढ़ता रहेगा, संख्या बढ़ती रहेगी, लेकिन आप समझने के लिए समझो इस समय वैक्सीन को मान्यता देने में सबसे ऊंची जो संस्था है, सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर है वो है अमेरिका का FDA। इस तरह भारत का DGCA है, उस तरह अमेरिका का है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी ये हो रहा है कि अगर अमेरिका के FDA ने किसी वैक्सीन को अप्रूवल दे दी तो बाकी देश आंख बंद करके भरोसा कर ले रहे हैं कि अगर अमेरिका ने अप्रूवल दिया है तो वो वैक्सीन अच्छी ही होगी। अब जैसे हम बात कर रहे हैं ये फाइजर जो है, फाइजर की हम बात कर रहे हैं। फाइजर एक वैक्सीन है, फाइजर बायोनटेक। ये कहाँ पे आप इनका देखिए बैगनी कलर है, ये ऑस्ट्रेलिया में यूज हो रहा है, ये साउथ अमेरिका में यूज हो रहा है, मैक्सिको में यूज हो रहा है, ये चिली में यूज हो रहा है, अर्जेंटीना में यूज हो रहा है, इधर देखे तो साउथ अमेरिका अफ्रीका में यूज हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो भी वैक्सीन है वो 3 तरह से वैक्सीन बनी है। एक जो वैक्सीन की वो है तकनीक है वो RNA वैक्सीन है। RNA मतलब इसे कहते हैं राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। असल में मैं थोड़ा डीप नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारे पास 3 तरह के RNA होते हैं। एक RNA होता है मैसेंजर RNA, ये बताता है हमारे सेल के अंदर होता है, ये संदेश वाहक होता है, ये बताता है कि आपके सेल के अंदर कोई भी अगर घटना होती है, कोई भी नई चीज होती है तो ये मैसेज देता है, संदेश वाहक। तो इस mRNA की जो तकनीक है या जो उसकी जो कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन बनाई गई है। और ध्यान रखें इन दोनों वैक्सीन हमारे देश में भी बढ़ रही है। किस बात को लेकर? क्षतिपूर्ति क्लॉज को लेकर बढ़ रही है। तो हमारे देश में फिलहाल RNA वैक्सीन कोई नहीं चल रही है। अगर ये दोनों उधर जाएंगे तो RNA वैक्सीन रहेगी। एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन क्या होती है? मोटे तौर पे ये वो वैक्सीन है जिसमें हमने लाइव यानी जिंदा वायरस डाल दिया है, जिंदा वायरस आपके शरीर में डाल दिया है, तो उन्हें हम मोटे तौर पे कह रहे हैं एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन। आपको जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा, जो आपकी वैक्सीन है कोविशील्ड,
कोविशील्ड में जिंदा वायरस आपके शरीर में डाला जाता है। जिंदा वायरस मतलब ये वायरस है तो जिंदा, लेकिन उसकी ताकत कम कर दी हमने। तो कोविशील्ड में लाइव वायरस डाला जाता है। जो हमारे पास कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन में डेड वायरस डाला जाता है, मरा हुआ वायरस आपके शरीर में डाला जाता है। ये आप थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखिए। भारत में 2 तरह की वैक्सीन चल रही है। कोविशील्ड में जिंदा वायरस आपके शरीर में डाल दिया गया, कोवैक्सीन में मरा हुआ वायरस डाला गया है। तो जो मोटे तौर पर एडेनो वायरस वेक्टर वैक्सीन है, इसमें जिंदा वायरस डाला जाता है। और इसमें आप देखेंगे तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का भी नाम है, और इसी की जो ब्रांड नेम है उसको भारत में कह रहे हैं कोविशील्ड। जॉनसन एंड जॉनसन इसको भारत में आने की तैयारी में है। स्पुतनिक लाइट और स्पुतनिक 5, ये दोनों जो वैक्सीन है, कहाँ की, रशिया की वैक्सीन है। तो स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है, असल में इसी का जो हल्का वर्जन है, इसी का कम डोज वाला वर्जन को स्पुतनिक लाइट कहा गया है। ठीक है, तो स्पुतनिक 5 स्पुतनिक लाइट रशिया की वैक्सीन है। अगर इसी में थोड़ा मैं नीचे जाऊं, तो जिसमें हमने वायरस को मार दिया है, अगर ऐसी वैक्सीन की बात करूं तो एक है साइनोफार्म जो वैक्सीन है वो किसने बनाई है, चाइना ने बनाई है। और अभी शुरुआत में भारत की जो वैक्सीन डिप्लोमेसी थी ना, इसने दुनिया में धूमधाम मचा दी। दुनिया भर के लगभग 80+ देशों में इन्होंने वैक्सीन पहुंचाई। लेकिन धीमे धीमे जब हमारे देश में केसेस बढ़ने लग गए ना, तो हमने अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी को कम कर दिया या बंद कर दिया। तो आज के समय चाइना की साइनोफार्म धूमधाम मचाई हुई है। तो जो गरीब देश पहले भारत की ओर देख रहे थे कि साहब इनके यहाँ से वैक्सीन आएगी, अब वो चाइना की ओर देख रहे हैं। और चाइना खुले दिल से, खुले जेब से दुनिया भर को साइनोफार्म वैक्सीन बेच रहा है या फ्री में दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपकी वैक्सीन है कोवैक्सीन। मैंने बताया कोवैक्सीन जो है इसमें मरा हुआ वायरस है, इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है। ठीक है, तो 3 तरह की तकनीक से वैक्सीन हमारे दुनिया में बन रही है, जिसमें से एक तकनीक है मरा हुआ वायरस जो आपकी कोवैक्सीन है आपके पास, एक तकनीक में जिंदा वायरस जिसमें आपकी कोविशील्ड है, और एक तकनीक में आरएनए, मैसेंजर आरएनए जो है उसका हम जो फीचर वो यूज कर रहे हैं। ऐसी कोई वैक्सीन फिलहाल भारत में नहीं यूज हो रही है। फाइजर मॉडर्ना इससे बनी हुई है वैक्सीन, इस तकनीक से। और अभी फिलहाल जैसे हमने बोला क्षतिपूर्ति क्लॉज को लेकर जो भारत सरकार से बढ़ रही है। तो ये कुछ वैक्सीन है, इसमें मोटे तौर पर रशिया की कौन सी वैक्सीन आपको पता होनी चाहिए। फाइजर मॉडर्ना जब भारत में आ जाएंगे तो वैसे हर पेपर में, भास्कर में, हर पेपर में इसके बारे में छपेगा ही। स्पुतनिक मैंने बता ही दिया है। जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, ये और साइनोफार्म चाइना की है। तो मोटे तौर पे ये कुछ वैक्सीन हैं जो दुनिया भर में धूमधाम मचाई हुई है। और एक ये जो वैक्सीन है प्रोटीन सप्लीमेंट वैक्सीन, इसमें अगर हम देखेंगे तो इस वैक्सीन का मोटे तौर पर काम ये है कि आपके शरीर की एंटीबॉडी को बढ़ाता है। नहीं, वैक्सीन को याद नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ कि मोटे तौर पे जो भारत में वैक्सीन यूज हो रही है, यूज होने वाले, उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए आप लोग, क्योंकि कोरोना वायरस जाने वाला नहीं है। कोरोना वायरस आपको अगले साल प्रीलिम्स में सवाल इससे बेहतरीन मिलेंगे। अगर अगले साल आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मेंस में भी मिलेंगे, इंटरव्यू में भी मिलेगा, क्योंकि इसने हमारे आपके जीवन को उथल पुथल कर डाला है। तो इससे तो सवाल बनने लाजमी है। आरएनए या लाइव वायरस वाली या डेड वायरस, याद मत करो आप। मैंने क्या बोला, भारत में मरे हुए वायरस को मार के जो वैक्सीन बनाई गई है, तो भारत में कौन सी यूज हो रही है, कोवैक्सीन। जिंदा वायरस को यूज करके जो वैक्सीन बनाई गई है, तो भारत में कौन सी यूज हो रही है, कोविशील्ड। अभी रशिया की जो स्पुतनिक 5 और स्पुतनिक लाइट को इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है, और भारत सरकार रशिया से वैक्सीन खरीद भी रही है। हो सकता है आप लोगों को स्पुतनिक लगे भी 1-2 हफ्ते के अंदर। तो स्पुतनिक वाली वैक्सीन में भी कैसा वायरस, जिंदा वायरस। अरे भाई, मरे वायरस जिंदा वायरस में क्या अंतर होता है, मरे इंसान जिंदा इंसान में क्या अंतर होता है। जो जिंदा वायरस वाली होगी वो ज्यादा एक्टिव होगी, उसमें वायरस, जो एक्चुअल वायरस है वो आपके शरीर में है। जब एक्चुअल वायरस आपके शरीर में है तो आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो उस एक्चुअल वायरस से लड़ रही है, तो वो ज्यादा मजबूत बनेंगी। और जिसमें मरा वायरस है उससे उससे जब एंटीबॉडी जो बनेगी वो कमजोर बनेगी। इसीलिए तो ध्यान रखिए, मैंने कल की क्लास में बोला था आपसे कि जो कोवैक्सीन है जो भारत में बनी है, भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर बनाई है, इसको लेकर विदेशों में बड़ी अफवाह उड़ी हुई। और मैंने बताया हमारे देश से जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, अगर उन्होंने कोवैक्सीन लगवाई हुई है तो उनको कहीं कहीं देशों में एंट्री नहीं मिल रही, या कहीं पे एयरपोर्ट में ही बाहर कर दिया जा रहा है, क्योंकि कोवैक्सीन में कौन सा वायरस है, डेड वायरस है, इनएक्टिवेटेड वायरस है। और इससे बनने वाली जो एंटीबॉडी है, तो जो इससे बनने वाली जो एंटीबॉडी है वो एक्टिव वायरस से बनने वाली एंटीबॉडी से तो कम होगी बाय डिफॉल्ट। बहुत सारे देश, खासकर जो यूरोपियन देश और यूएसए है,
कुछ ज्यादा ही कॉशियस है, ये कह रहे हैं कोवैक्सीन लगवाए हो तो यहाँ हमारे देश में मत आना। तो क्योंकि इसमें कौन सा वायरस यूज किया हमने, डेड वायरस यूज किया, इनएक्टिवेटेड वायरस यूज किया। क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. Yes, sir. और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये न्यूज इन ट्रांजिशन है। न्यूज इन ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि इस पे न्यूज और आती रहेंगी। मैं तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि जब अगली क्लास में हम वैक्सीन के बारे में पढ़े तो आप मुझसे ये मत पूछो कि सर कोविशील्ड किसने बनाई थी, कोवैक्सीन कहाँ की आई है, ये इंडेमनिटी क्लॉज क्या होता है, इमरजेंसी यूज क्या होता है, ये सब चीजें, इसलिए मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। सर वो कौन सी 6 वैक्सीन जिन्हें अप्रूवल मिला हुआ है ये मत जानो आप, क्योंकि आज इनकी संख्या 6 हो सकता है, 2 महीने बाद 10 हो जाए, 12 हो जाए, क्योंकि वैक्सीन तो बनी रही है ना। और वैक्सीन का धंधा तो बड़ा चंगा वाला है, दुनिया भर के लोगों को वैक्सीन चाहिए और माल मिलेगा, तो हर देश की प्राइवेट कंपनी लगी हुई है कि वैक्सीन बनाए और अप्रूवल हमें मिले। तो किन 6 को मिला है मत जानिए आप, बस इतना जानिए आपके देश की 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ने पूरे ट्रायल, पूरे फेज पूरे किए हैं, यानी ये उन 6 में है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों उन 6 में है। अब कोवैक्सीन के पेज में ले चलता हूँ मैं आप लोगों को, कि भारत में बनी हुई वैक्सीन है और ये कह रही है कि हम पूरी तरह भारत में बनी हुई कोविड-19 की वैक्सीन है, और भारत बायोटेक जो बैंगलोर बेस्ड एक कंपनी है और आईसीएमआर ने मिलकर उसको बनाया है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये पुणे है, इसने भी अपना इसमें फीडबैक दिया है। और इसमें देखो, इसमें साफ साफ लिखा है ये जो वैक्सीन है ना, ये डेड वायरस कंटेन करती है, मतलब इसमें मरा हुआ वायरस। ठीक है, तो कोवैक्सीन जो है इसी को लेकर बड़ी ज़्यादा दिक्कत मची हुई है। बहुत से लोगों ने, जैसे मुझे दोनों वैक्सीन लग चुकी, दोनों डोज लग चुका है, तो मुझे दोनों कोविशील्ड लगा, मतलब अगर मैं विदेश जाना चाहूँ तो मुझे कोई रोके करे, लेकिन अगर मुझे कोवैक्सीन लगी होती तो शायद मेरे लिए भी सहूलत हो जाता। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो विदेशों में रहते हैं, भारत आए हुए थे, लेकिन अब वो वापस नहीं जा पा रहे क्योंकि उनको कोवैक्सीन लगी हुई है। वहाँ की सरकार, वहाँ की कंपनी बोल रही भैया कोवैक्सीन लगी है तो मत आओ, या तो कोविशील्ड लगवा के आओ दोबारा, या कुछ और लगवाओ, कोवैक्सीन लगवाया तो मत आओ। भले भारत सरकार कह रही है कोई इशू वाली बात है, लेकिन जिसके भीतरी वो जान रहा है कोवैक्सीन को लेकर दुनिया भर में बड़ी सारी दिक्कत है, क्योंकि इसमें क्या यूज हुआ है, डेड वायरस यूज हुआ है। और डेड वायरस को जो इम्यूनिटी है या जो एंटीबॉडी का लेवल है वो बाय डिफॉल्ट जो एक्टिव वायरस जिसके अंदर होगा उससे तो कम ही होगा। तो कोई भी देश नहीं चाहता कि हम ऐसे व्यक्ति को अपने देश में बुलाएं इसमें एंटीबॉडी का स्तर कम है, और कल को वो अफेक्ट हो जाए, उसको फिर से कोविड हो जाए और फिर वो हमारे लोगों को फैलाए। तो खासकर जो यूरोपियन नेशन और यूएसए कुछ ज़्यादा ही अपने लोगों की स्वास्थ्य को लेकर सचेत है, इसलिए कोवैक्सीन को लेकर बड़ी भ्रांतियाँ उड़ी हुई हैं। खैर, लेकिन कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ ने भी अप्रूव कर दिया, डब्ल्यूएचओ ने भी बोला है कि कोवैक्सीन लगवाए हुए व्यक्ति पूरी तरह सेफ है। फिर भी अफवाह का क्या है, अफवाहों का कोई सर पैर तो होता नहीं, उड़ी है तो उड़ी है। तो ये मैंने आपको वैक्सीन डिप्लोमेसी से होते हुए फिलहाल जो वैक्सीन को लेकर दिक्कतें चल रही, वैक्सीन को लेकर जो भी अपडेट है मैंने आपको बता दिया है। कोविड-19 में वैक्सीन को लेकर फिलहाल अब आपके मन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। फ्रांस कह रहे सर सब कवर हो गया, बिल्कुल कवर हो गया भाई। मैंने आपको 2 दिन पहले की न्यूज पे G7 भी उठा के ले आया ना, G7 में मोदी जी ने क्या बोला, कवर तो सभी हो गया। मैंने आपको इंडेमनिटी क्लॉज बता दिया, मैंने आपको ये बता दिया वैक्सीन का अप्रूवल कौन दे रहा है। वैक्सीन का अप्रूवल विश्व लेवल पे तो डब्ल्यूएचओ बैठा ही हुआ है, और हर देश की एक सेंट्रल अथॉरिटी है, जैसे भारत की DCGI है, वैसे अमेरिका की FDA है, तो वो सब अप्रूवल दे रहे हैं। वैक्सीन के 3 तरह के प्रकार है, एक में जिंदा वायरस है, एक में मरा हुआ वायरस है, एक में RNA तकनीक का यूज किया गया है। तो RNA तकनीक जिसमें यूज की गई है वो फाइजर और मॉडर्ना है। इसको भारत ने अप्रूवल तो दे दिया कि भैया हमारे देश में वैक्सीन लगाओ, लेकिन वो बोल रहा है भाई क्षतिपूर्ति क्लॉज में हम तो साइन करेंगे नहीं, इसके लिए थोड़ा तनातनी हुई है। ठीक है, इसका क्रक्स बता दें, चलो थोड़ा सा इसको समअप कर लेते हैं, वैक्सीन डिप्लोमेसी को समअप कर लेते हैं। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी दुनिया में मानवता को बचाने के लिए आई थी।
भारत ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। पिछले 4 दशक से, पिछले 4 डिकेड से भारत दुनिया भर की जो भी आउटब्रेक हुए हैं, जो भी बीमारियां हुई हैं, उनसे उनसे जुड़ी हुई वैक्सीन दुनिया को देता आया है। चाहे वो एड्स हो, चाहे वो रूबेला हो, चाहे वो मीजल्स हो, चाहे वो पोलियो की वैक्सीन हो। खैर तो पोलियो में तो अब ओरल वाली वैक्सीन चलती है, लेकिन उसका भी फॉर्मूला भारत से जाता है। तो भारत जो वैक्सीन बनाता है, जो ड्रग्स बनाता है, वो उनकी कीमत बहुत कम होती है, लो कॉस्ट होते हैं, इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होती है, उनमें साइड इफेक्ट बहुत कम होता है। दुनिया भर में हमारी दवाइयों की साख बहुत अच्छी है। तो भारत ने वैक्सीन डिप्लोमेसी इसलिए भी शुरू की क्योंकि दुनिया भर के जो बड़े देश थे, खासकर G7 कंट्रीज की हम बात जो कर ही रहे थे, इन लोगों ने अपने पैसे के दम पे, अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के दम पे, अपनी इकोनॉमी के दम पे, ये जो प्राइवेट कंपनी जो वैक्सीन बना रही थी, उनको ऑर्डर दे दिया और बहुत सारी वैक्सीन की होर्डिंग कर ली, उनको अपने घर, अपने देशों में रख लिया, जिससे दुनिया भर में वैक्सीन की बहुत तेजी से शॉर्टेज हो गई और बहुत सारे लोग, अरबों लोग वैक्सीन से अछूते रह गए। तो भारत ने इस गैप को भरने के लिए वैक्सीन डिप्लोमेसी लाई, जनवरी 2021 में लाई। और तब दुनिया भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि सेकंड वेव आएगी। तब ये लग रहा था कि कोविड वायरस जो है वो कंट्रोल हो गया है और भारत के पास सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट ड्रग मैन्युफैक्चर कंपनी है, पूना बेस्ड। तो इसको देखते हुए भारत ने वैक्सीन डिप्लोमेसी की शुरुआत की और ये चाह रही थी कि दुनिया में जो वैक्सीन को लेकर इनइक्वलिटी है, असंतुलन है, उसको कोप अप किया जाए, उसको भरा जाए। और चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो अफ्रीकी हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया वाला देश का हो, चाहे यूरोपियन हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका देश का हो या साउथ अमेरिकन हो, हर व्यक्ति को हर व्यक्ति को वैक्सीन का हक है और उसको वैक्सीन मिलनी चाहिए, भले उसकी जेब में पैसे और ना हो। अगर वो देश सक्षम है तो पे करे, सक्षम नहीं तो सरकार यानी भारत अपनी जेब से उसको वैक्सीन देगी, क्योंकि हमारी ये ग्लोबल वैक्सीन डिप्लोमेसी, ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी का पार्ट है और हम चाह रहे थे दुनिया भर के लोग कम से कम इस पैंडेमिक में वैक्सीन की कमी की वजह से ना मरे। भारत ने अच्छा सोचा और भारत ने लगभग 80 प्लस देशों में वैक्सीन का निर्यात किया और इसमें भी 10 पर, और इसमें टोटल 6.5 करोड़ डोसेस भारत ने निर्यात किए, जिसमें से 65 लाख डोज तो भारत ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। जैसे हमने बोला कि भूटान और मालदीव उसको पहली खेप गई थी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट गई थी, ठीक है। और बाकी जो 90% डोसेस थे वो पहले से ऑर्डर दिए गए थे इन प्राइवेट कंपनी को और इन प्राइवेट कंपनी ने उसका ऑर्डर को पूरा किया, बशर्ते हमारे वायुसेना के प्लेन्स लगे, लेकिन पूरा प्राइवेट कंपनियों ने किया। वैक्सीन डिप्लोमेसी बहुत अच्छी चल रही थी, भारत की सॉफ्ट पावर बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अचानक सेकंड वेव आने के बाद और भारत में जिस तरह का आउटब्रेक हुआ कोरोना को लेकर, इतनी तेजी से हमारे जो हेल्थ इंफ्रा है वो तोड़ गया, बिगड़ गया, बहुत सारी मौतें होने लगी और दुनिया की सबसे ज़्यादा मौत वाला देश या सबसे ज़्यादा डेली मिलने वाले केसेस में भारत जब आने लगा, तो भारत ने वैक्सीन डिप्लोमेसी को थोड़ा शांत किया, थोड़ा स्लो किया। वैक्सीन डिप्लोमेसी में भी जो ऑर्डर प्लेस हो गए थे, वैक्सीन डिप्लोमेसी में जो ऑर्डर इन प्राइवेट कंपनी को प्लेस हो गए थे, वही ऑर्डर बस जा रहे थे। बाकी जो सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट कई देशों को दे रही थी, उसको सरकार ने रोक लगा दी, ठीक है। भारत में वर्तमान में वैक्सीन डिप्लोमेसी में हम 2 वैक्सीन को यूज कर रहे हैं, एक है कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन। कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसको ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और उसके साथ एक प्राइवेट कंपनी है ब्रिटेन की, एक्स्ट्राजेनेका, उन दोनों ने मिलकर बनाया है। और भारत में इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने का, उत्पादन करने का काम, ये ठेका मिला है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, तो वो कर रहा है। दूसरी एक जो वैक्सीन हमारी वैक्सीन डिप्लोमेसी में चल रही है उसका नाम है कोवैक्सीन, इसको भारत में ही बनाया गया है और इसमें भारत बायोटेक एक प्राइवेट फर्म है, बैंगलोर बेस्ड, सॉरी हैदराबाद बेस्ड ये फर्म भारत बायोटेक, मैं अभी तक बैंगलोर शायद बोल रहा था, और ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इन दोनों ने मिलकर कोविशील्ड को, कोवैक्सीन को बनाया। तो कोवैक्सीन है, उसमें हम इनएक्टिवेटेड वायरस को यूज कर रहे हैं, यानी मरा हुआ वायरस से वैक्सीन बनी है। जो कोविशील्ड है उसमें हम एक्टिवेटेड यानी जिंदा वायरस से हमने उस वैक्सीन को बनाया हुआ है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की सहायता से फाइजर और मॉडर्ना, स्पुतनिक, ये जो 3 वैक्सीन है, और जॉनसन एंड जॉनसन, इन 4 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल चुका है। मतलब ये भारत में अपनी वैक्सीन लॉन्च कर सकते हैं या भारत में उनकी वैक्सीन हमें आपको लग सकती है। इनमें से स्पुतनिक की तो वैक्सीन लगनी शुरू होने वाली है, स्पुतनिक रशिया बेस्ड वैक्सीन है। और जो फाइजर और मॉडर्ना है, ये भारत में इंडेमनिटी क्लॉज यानी क्षतिपूर्ति क्लॉज को लेकर भारत सरकार से इनका टकराव है और भारत सरकार चाह रही है कि आप इंडेमनिटी क्लॉज में साइन करें, जिससे आपकी वैक्सीन लगाने के बाद किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है, उसको अगर इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं या उसकी बॉडी में कुछ लॉसेस होते हैं और जब कुछ
कोर्ट केस होता है या कुछ भी क्षतिपूर्ति वाला क्लॉज होता है, तो आपकी कंपनी ही उस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देंगे या पैसा देंगे। लेकिन फाइजर और मॉडर्ना दोनों का ये कहना है कि हमने दुनिया के कई देशों में बिना क्षतिपूर्ति क्लॉज साइन किए हुए काम कर रहे हैं, तो इसलिए आप भी यहाँ का इंडेमनिटी क्लॉज क्या करिए, रिमूव करिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये मोटे तौर पे क्रक्स हो गया है। और अभी हाल ही में Okay, G7 की बैठक में मोदी जी ने कहा कि दुनिया के जो देश जो पेटेंट जिनके पास है उस पेटेंट को कुछ समय के लिए छोड़ दें, और यूएसए को कहा कि भाई आप जो वैक्सीन बनाने के कच्चा माल आपके देश से आता है उसकी जो फ्रिक्वेंसी उसको बढ़ाइए, उसमें रोड़े में अटकाइए। और भारत ने इन G7 कंट्रीज को कहा कि आप अमीर देश हैं, दुनिया भर के देश आपकी ओर देख रहे हैं, आप कम से कम अपनी जेब में कुछ पैसा ढेला करिए। तो इन लोगों ने कहा कि हम अगले साल तक 100 करोड़ डोज फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब देशों को बांटेंगे। तो ये अभी जो हाल ही में G7 की बैठक यूके में संपन्न हुई, उसमें भारत के एफर्ट द्वारा ये सब चीज़ हो पाया। और यहाँ पे भारत एज इनवाइटी, भारत G7 का मेंबर नहीं है। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका, ये 4 देश इनवाइटेड थे। इनमें सिर्फ और सिर्फ भारत ही इस बैठक में नहीं गया था। भारत ऑनलाइन जुड़ा था क्योंकि भारत में पेंडेमिक फैला हुआ है। मोदी जी ने पेंडेमिक का हवाला देते हुए कहा कि इस समय भारत से बाहर किसी मीटिंग को अटेंड करना शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। तो ये हो गया क्रक्स। क्लियर है सभी को? जी सर। Yes, sir.